नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 34 है, अध्याय 34 है, जिसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं संपत्ति के वेनन से संबंधित डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस। इस चैप्टर में टोटल 9 सेक्शंस हैं, 9 धाराएं हैं, सेक्शन 451 से लेकर सेक्शन 459 तक। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। तो यहां पर हमने जो है 5 पॉइंट्स यहां पर दिए हैं, जिसके अंतर्गत उन प्रॉपर्टियों का उल्लेख है जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत कवर्ड होती हैं। तो सबसे पहले देखें, ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में यह प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है। मतलब ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ है, जैसे कि चोरी की गई है संपत्ति, जैसे कि लूट की गई है किसी संपत्ति की, तो वह संपत्ति के संबंध में। फिर इसके बाद ऐसी संपत्ति जिसका प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया है, वह संपत्ति जिसका यूज कर ऑफेंस किया गया है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, विथ वेपन पहुंचाया है, तो हथियार जो है उस हथियार से अपराध किया गया है, तो वह संपत्ति यहां पर जो है इस चैप्टर के अंतर्गत कवर होगी। फिर इसके बाद ऐसी संपत्ति जिसे किसी आपराधिक मामले के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, या ऐसी संपत्ति जिसे न्यायालय के समक्ष जो किसी अपराध से संबंधित है उसे किसी न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया गया है, या कोई ऐसी संपत्ति जो कि न्यायालय की अभिरक्षा में है, या ऐसी संपत्ति जिसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है। तो इस प्रकृति की जो संपत्तियां हैं जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, या अपराध करते वक्त जिनका उपयोग किया गया है, या जिन संपत्ति से संबंधित अपराध किया गया है, उन सभी संपत्तियों का वेनन कैसे किया जाएगा, उनका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में यह चैप्टर प्रावधान करता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। मित्रों, संपत्ति के वेनन से संबंधित जो प्रावधान है, टोटल 9 सेक्शंस हैं। इन 9 सेक्शंस को अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और एक सेक्शन को जो है हम अलग से अध्ययन करेंगे। मतलब कि जो 8 सेक्शंस हैं, 8 धाराएं हैं, जिनको हमने 3 अलग अलग शीर्षकों के साथ 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक सेक्शन जिसको हम सेपरेटली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को देखते हैं, जिसमें व्यवस्था की गई है संपत्ति के संबंध में न्यायालय के आदेश या आदेश की अपील से संबंधित प्रावधानों की। अब इसके अंतर्गत जो है टोटल 4 सेक्शंस हैं, 4 धाराएं हैं, जिसमें सबसे पहली सेक्शन जो है सेक्शन 451, ये प्रावधान करती है कि कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और वेनन के लिए आदेश। बात को समझिएगा कि अगर किसी मामले में कोई संपत्ति जब्त होकर न्यायालय में पेश की गई है, तो ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति के संबंध में इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय विचारण चालू रहने तक, मतलब इंक्वायरी और ट्रायल के कंप्लीट होने तक के लिए उस संपत्ति के संबंध में उसकी अभिरक्षा किसको दी जाए, उसका वेनन अगर करना है तो कैसे किया जाए, इसके संबंध में न्यायालय जो है आदेश दे सकता है। अब यहां पर इस बात को भी समझिएगा कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो कि विनश्वर प्रकृति की है, जो कि पेरिशेबल गुड्स है, या ऐसी संपत्ति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो सकती है, बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो उसको जो है ट्रायल पीरियड तक प्रिजर्व करके रख पाना संभव नहीं है। तो यहां पर न्यायालय जो है उस संपत्ति के वेनन से संबंधित या उसके विक्रय के लिए जो है आदेश दे सकती है। लेकिन जब ऐसी कार्रवाई न्यायालय करेगा, तो उसके पहले न्यायालय जो है साक्ष्य अभिलिखित करेगा कि ऐसी संपत्ति जो है इस प्रकृति की है कि अगर इसका विक्रय नहीं किया, इसका वेनन नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति इसका मालिक है उसको बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, उसको जो है हानिकारित होगी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है क्या करता है, ट्रायल पीरियड, विचारण के दौरान के लिए उस संपत्ति को, अगर वह संपत्ति जो है विनश्वर नहीं है, तो उसको जो है उसकी अभिरक्षा के बारे में आदेश दे सकता है, उस संपत्ति के वेनन का आदेश भी दे सकता है। लेकिन अगर संपत्ति नष्टवान है,
संपत्ति ऐसी है जो जल्दी खराब हो सकती है, तो न्यायालय जो है उस संपत्ति के लिए जो है विक्रय का आदेश जो है साक्ष्य अभिलिखित कर जो है उसको विक्रय करने का आदेश दे सकता है, और उसके जो आगम आएंगे उसके संबंध में जैसा न्यायालय उचित समझे वैसे आदेश कर सकता है। तो सेक्शन 451 के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 452, यह कहती है विचारण की समाप्ति पर, मतलब जब न्यायालय ने ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, मामले में जो है विचारण कंप्लीट कर लिया है, तो संपत्ति के वैनन के आदेश, बात समझिएगा, न्यायालय ने ऊपर सेक्शन 451 में क्या था कि ट्रायल पीरियड तक के लिए संपत्ति की अभिरक्षा और उसके वैनन के आदेश दिए गए थे, लेकिन यहां पर सेक्शन 452 में जो है विचारण समाप्त हो गया है, ट्रायल कंप्लीट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी संपत्ति के संबंध में यहां पर न्यायालय जो है आदेश दे सकता है। अब देखिएगा इस सेक्शन में क्या प्रावधान है, हम आपको जो है समझाते हैं। तो इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 452 के अंतर्गत जो है टोटल 5 सब सेक्शंस हैं, टोटल 5 उपधाराएं हैं, जिसमें से उपधारा 1 ये कहती है, ये जो है प्रावधान करती है कि वह न्यायालय जो कि दंड न्यायालय जो कि किसी मामले में जांच विचारण कर रहा है और उसने जांच विचारण समाप्त कर लिया है, बात समझिएगा, जांच विचारण समाप्त हो जाता है, तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को जो उसके समक्ष पेश की गई है या उसकी अभिरक्षा में है अथवा जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रवृत्ति की गई है, नष्ट करके, अधिकृत करके या उसके किसी व्यक्ति को परिधान करके, मतलब ऐसे किसी व्यक्ति को परिधान करके जो उस पर कब्जे का हकदार होने का दावा करता है या किसी अन्य प्रकार से उसका वर्णन करने के लिए आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे। मतलब न्यायालय जो है उपधारा 1 के अंतर्गत क्या कर सकता है, अगर वह संपत्ति अपराध से संबंधित है, उस संपत्ति से अपराध किया गया है, उस संपत्ति के बारे में अपराध किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में मामला डिसाइड होने के बाद या तो उस संपत्ति को न्यायालय नष्ट करने का आदेश दे सकती है कि नष्ट कर उसका वर्णन कर दिया जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके संपत्ति के संबंध में अपना हक जता रहा है तो उस संपत्ति को उसको भी दिया जा सकता है। अब यहां पर उपधारा 1 के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधान है। अब हम देखते हैं उपधारा 2 को, जो कहती है किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के परिधान के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना, मतलब जो आदेश दिया जाएगा या तो किसी शर्त के बिना दिया जा सकता है या इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय को समाधान रूप से यह वचनबद्ध करते हुए प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया जाता है, मतलब जो आदेश उपधारा 1 के अंतर्गत संपत्ति का जो दिया जा रहा है, अगर अपील में या पुनरीक्षण में ऐसे आदेश को उपांतरित कर दिया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वह उस संपत्ति को न्यायालय में वापस करेगा। इस शर्त के साथ भी न्यायालय जो है उस संपत्ति को विचारण के समाप्त होने पर दे सकती है। बात समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। विचारण कंप्लीट हो गया है, संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द किया जा रहा है जो कि हकदार है, तो यहां पर 2 कंडीशन है, या तो न्यायालय बगैर किसी शर्त के दे सकती है या फिर उस पर यह शर्त अधिरोपित कर संपत्ति सुपुर्द कर सकती है कि वह व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि आगे चलकर वह आदेश जो कि उपधारा 1 में दिया गया है वह अपील में या रिवीजन में जो है पलट दिया जाता है, वह आदेश जो है कह सकते हैं प्रवर्तन में नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो संपत्ति है उस संपत्ति को वह वापस न्यायालय में जमा करेगा। इस शर्त के साथ जो है न्यायालय आदेश दे सकता है। अब हम देखते हैं उपधारा 3 के अंतर्गत, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात को समझिएगा। उपधारा 1 के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायालय, अब आईएमपी लगाइएगा, यहां पर सेशन न्यायालय के बारे में विशेष बात है कि सेशन न्यायालय संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निर्देश दे सकता है। वह ऐसा निर्देश दे सकता है कि संपत्ति को जो है सेशन कोर्ट है तो वह जो है उसको सीजेएम महोदय को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संपत्ति परिदत्त करने का आदेश दे सकता है, जो तब उस
संपत्ति के विषय में धारा 457, 458 और सेक्शन 459 में उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा। और सीजेएम साहब जो है जब संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है सेक्शन 457, 458, 459 की जो कार्यवाहियां हैं जिसके अंतर्गत संपत्ति को उसके ऑनर को दिया जाता है, वो सारी कार्यवाहियां जो है सीजेएम साहब के द्वारा कराई जाएंगी। देखिए जो सेशन न्यायालय सीनियर कोर्ट है, ये छोटे मोटे काम अगर उसको वही करे तो उसका टाइम बहुत जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन कार्यों को जो है वह सीजेएम को सुपुर्द कर देती है। सीजेएम साहब या तो खुद उसको पालन करते हैं या फिर किसी अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उस कार्य को करने के लिए सुपुर्द कर देते हैं। तो यहां पर उपधारा 3 में यही सारी प्रावधान है। अब हम देखते हैं उपधारा 4 को, ये कहती है उस दशाओं के सिवाय जब संपत्ति पशुधन है या शीघ्रतः और प्रकृत्या क्षयशील है। मतलब उपधारा 4 जो है ऐसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा जो कि पशुधन है ना, जो कि लाइव स्टॉक्स हैं, या फिर ऐसी संपत्ति है जो कि शीघ्रता या प्रकृत्या क्षयशील है, जो जल्दी खराब हो सकती है, या जब उपधारा 2 के अनुसरण में बंधपत्र निष्पादित कर दिया गया है। मतलब कि और अगर ऐसी संपत्ति जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित कर दिया गया है, इन संपत्तियों को छोड़कर उपधारा 4 ये कहती है कि उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश 2 मास तक अथवा जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक उस अपील का निपटारा ना हो जाए क्रियान्वित ना किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर किसी संपत्ति के संबंध में न्यायालय ने, अगर वह संपत्ति जो है विनिश्वर प्रकृति की है तो उसको छोड़कर, अगर उस संपत्ति के संबंध में अगर वो संपत्ति पशुधन है तो उसको भी छोड़कर, अगर किसी संपत्ति के संबंध में उपधारा 2 के अधीन जो है बंधपत्र निष्पादित कर दिया गया है तो उसको भी छोड़कर जो शेष संपत्तियों के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है वह आदेश जो है कब तक प्रवर्तन में नहीं लाया जाएगा, उस आदेश से या तो 2 माह के भीतर है ना, 2 माह के बाद ही प्रवर्तन में लाया जाएगा, या फिर अगर उस मामले की अपील हो जाती है तो अपील की कार्यवाही समाप्त होने तक जो है उस आदेश को प्रवर्तन में नहीं लाया जाएगा। मतलब कि उस संपत्ति को जो है उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसके लिए आदेश दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है उपधारा 5 देखते हैं, ये कहती है उस संपत्ति की दशा में जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, इस धारा में संपत्ति पद के अंतर्गत न केवल ऐसी संपत्ति है जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे या नियंत्रण में रह चुकी है, वरन ऐसी कोई संपत्ति जिसमें या जिसके लिए उस संपत्ति का संपरिवर्तन या विनिमय कर दिया गया है। बात समझिएगा, किसी व्यक्ति ने उस संपत्ति को क्या कर दिया, या तो उसका जो है मॉडिफिकेशन कर दिया, या उस संपत्ति को है संपरिवर्तित कर दिया, या उसको जो है एक्सचेंज कर लिया किसी अन्य संपत्ति के बदले में, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय से चाहे अविवेक रूप से चाहे अन्यथा अर्जित कोई चीज भी है, मतलब कि अगर वह संपत्ति परिवर्तित कर दी गई है, उस संपत्ति को एक्सचेंज कर लिया गया है, तो इन सब कार्यवाहियों से, इन सब कार्यों से जो नई संपत्ति क्रिएट हो रही है, यहां पर वह संपत्ति भी इस सेक्शन के अंतर्गत संपत्ति मानी जाएगी, और उसकी अभिरक्षा के लिए, उसके जो है देने के लिए जो प्रावधान है वह सारे के सारे प्रावधान उन संपत्तियों पर भी लागू होंगे। तो बात यहां पर आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 453 को। यह कहता है अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। बात समझिएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया, और अपराध में गिरफ्तार कर उस पर ट्रायल चलाया गया, ट्रायल चलाने के बाद वह दोष सिद्ध हो गया। अब जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो उस व्यक्ति के पास कुछ धनराशि भी जब्त हुई थी। बात समझिएगा, कुछ धनराशि भी जब्त की गई थी, और यह भी साबित हुआ है कि इस व्यक्ति ने कुछ संपत्तियों को जो है विक्रय कर दिया है किसी अन्य व्यक्ति को, और वह विक्रय संपत्ति भी न्यायालय ने जब्त कर ली है या उस पुलिस अधिकारी ने जब्त कर ली है। तो यहां पर 2 व्यक्ति जो है जिनको न्यायालय को सेटिस्फाई करना है। पहला तो उस व्यक्ति को जिसकी वास्तव में संपत्ति थी, जिससे संपत्ति चुराई गई थी, तो उस व्यक्ति को तो न्यायालय संपत्ति का आदेश दे सकता है कि भाई संपत्ति जो है उस व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक कब्जेदार है, उसको दे दी जाए। और ऐसे व्यक्ति को जो कि ऐसी संपत्ति का कैसा क्रेता है, जो कि निर्दोष क्रेता है, उसको नहीं पता था कि ये संपत्ति चोरी की है, उसको नहीं पता था कि जो संपत्ति वो खरीद रहा है वह चोरी की है, और उसने उसको क्रय कर लिया है।
अब उसका कोई दोस्त तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो धन मिला था, देखिए वो प्रॉपर्टी तो, जो प्रॉपर्टी जब्त हुई थी उसको तो दे दिया, किसको, जो उसका वास्तविक स्वामी था। अब इस निर्दोष जो क्रेता है इसको क्या दिया जाएगा, तो यहां पर इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय के पास यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जो धन उस चोरी करने वाले व्यक्ति के पास जो मिला था, उस धन में से उतनी राशि तक का, जितनी राशि उस क्रेता ने जो है उस संपत्ति के बदले में दी थी, उस संपत्ति की राशि तक का अमाउंट जो है उस क्रेता को अदा कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सेक्शन 453 के अंतर्गत यही सारे प्रावधान है। अब हम देखते हैं सेक्शन 454 को, यह कहती है कि जो आदेश सेक्शन 452 के तहत जो आदेश दिए गए हैं या सेक्शन 453 के तहत जो आदेश दिए गए हैं, इन आदेशों के विरुद्ध जो है अपील कहां होगी, तो बात समझिएगा, इन आदेशों की अपील जो है उस न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में सामान्यतः ऐसे आदेशों की, जहां पर कि किसी व्यक्ति को जो है दोषित कर दिया गया है और दोषसिद्धि की अपील जिस न्यायालय में होती है, उस न्यायालय में जो है इन सेक्शंस के तहत सेक्शन 452, सेक्शन 453 के अंतर्गत जो आदेश दिए गए हैं उनकी अपील भी उन्हीं न्यायालयों में दाखिल की जाएगी। यह प्रावधान जो है सेक्शन 454 में प्रोवाइडेड है। तो यहां पर हमने ये सारे सेक्शन देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको इनके बारे में जानना भी चाहिए। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड और थर्ड के अंतर्गत क्या कौन से प्रावधान है, क्या व्यवस्थाएं। मित्रों, पार्ट सेकंड के अंतर्गत कुल 2 धाराएं हैं, टोटल 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 455 और सेक्शन 456। ये दोनों धाराएं जो हैं कुछ विशेष अपराधों से संबंधित संपत्ति के व्ययन से संबंधित प्रावधान करते हैं। तो क्या कहते हैं ये प्रावधान, देखते हैं। सेक्शन 455 ये प्रावधान करती है कि अपमान लेखी और सामग्री का नष्ट किया जाना। अब बात को समझिएगा, इस सेक्शन में जो है टोटल 2 सबसेक्शन है, 2 उपधाराएं हैं, जिसमें उपधारा 1 जो है अपमान लेखीय संपत्ति, मतलब ऐसे दस्तावेज जिनसे किसी मानहानि कारक अपराध हुआ है या जिस संपत्ति से, जिस दस्तावेज से किसी व्यक्ति की मानहानि हुई है और वह न्यायालय में साबित हो गई है, जैसे कि आईपीसी की धारा 501 का अपराध, आईपीसी की धारा 502 का अपराध या आईपीसी की धारा 292 का अपराध जिसके अंतर्गत अश्लील पुस्तकें आदि के विक्रय से संबंधित है, या धारा 295, आईपीसी की धारा 295 तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं विक्रय आदि संबंधित ऐसे जो भी दस्तावेज हैं उन सभी को नष्ट करने के लिए, उन सभी को जो है नष्ट करने का आदेश देने की शक्ति जो है सेक्शन 455 का जो सब क्लॉज 1 है वो प्रदान करता है न्यायालय को। इसी के साथ हम देखें कि इसमें जो सब क्लॉज 2 है यह प्रावधान करता है उन संपत्तियों को नष्ट कराने के लिए, उन संपत्तियों का व्ययन कराने के लिए जो कि आईपीसी की सेक्शन 272, 273, 274, 275 से संबंधित हैं, जिनमें प्रावधान किए गए हैं किसी ऐसे पदार्थ के जो कि कह सकते हैं पेय औषधि है या फिर जो है खाद्य सामग्री है। अगर किसी व्यक्ति ने इन सेक्शंस के अंतर्गत खाद्य सामग्री संबंधित अपराध कोई किया है और वो साबित हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 455 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह न्यायालय को यह शक्ति देते हैं कि उन पदार्थों को, उन खाद्य सामग्रियों को नष्ट किए जाने का न्यायालय जो है यहां पर आदेश दे सकता है। तो यहां पर हमने देखा अपमान लेखी और जो सामग्री जो कि खाद्य सामग्री है, सेक्शन 272 आईपीसी और भी ऐसी धाराएं जिनके अंतर्गत अगर कोई संपत्ति जब्त की गई है तो उसका जो है यहां पर व्ययन किया जाएगा, न्यायालय जो है उसके नष्ट किए जाने का आदेश दे सकता है। अब हम देखें सेक्शन 456। अब ये सेक्शन जो है ऐसे अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है जो कि आपराधिक बल है, बल प्रदर्शन से किसी व्यक्ति की संपत्ति को जो है कब्जे में ले लेना, या आपराधिक अभित्रास से किसी व्यक्ति की स्थावर संपत्ति। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस जो सेक्शन है ये स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहां पर कि किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के द्वारा, आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक अभित्रास के द्वारा किसी व्यक्ति से जो है उसकी संपत्ति से उसको बेदखल कर दिया है।
तो ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन के अंतर्गत संपत्ति उस व्यक्ति को वापस सुपुर्द करने के संबंध में, उस पर कब्जा दिलवाने के संबंध में यहां पर जो है न्यायालय आदेश कर सकता है। और जो है इस सेक्शन के अंतर्गत ये भी प्रावधान किए गए हैं कि ध्यान दीजिएगा कि ऐसा आदेश, जब किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जिस तारीख को दोष सिद्धि हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस तारीख को कन्वेक्शन हुआ है उस तारीख से 1 माह के बाद जो है इस सेक्शन में कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। अब यहां पर यह भी प्रावधान है कि मान लीजिए न्यायालय ने सेक्शन 456 की उपधारा 1 के अंतर्गत अगर कोई आदेश नहीं दिया है स्थावर संपत्ति के संबंध में, उसके वैनन के संबंध में, कि उसके जो वास्तविक कब्जाधारी है, जो वास्तविक स्वामी है, उसको संपत्ति का प्रदान कर दिया जाए, ऐसा कोई आदेश अगर न्यायालय ने नहीं दिया है और यह मामला अगर अपील में जाता है या फिर पुनरीक्षण के लिए जाता है या पुष्टिकरण के लिए किसी न्यायालय में जाता है, तो अपील न्यायालय, पुनरीक्षण न्यायालय या फिर पुष्टिकरण वाला जो न्यायालय है वह भी इस सेक्शन के तहत जो है आदेश दे सकता है। अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि न्यायालय ने जो है सेक्शन 456 इस सेक्शन के अंतर्गत आदेश दे दिया। अब यहां पर यह हो सकता है कि न्यायालय के इस आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित हो और वो अपील करना चाहता हो, तो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 456 के अंतर्गत आदेश की अपील जो है सेक्शन 454 के अंतर्गत होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने देखा था कि सेक्शन 452, सेक्शन 453 के अंतर्गत आदेशों की अपील जो है ऐसे न्यायालय में होगी जहां पर कि उस मजिस्ट्रेट, उस न्यायाधीश की जिसने दंडादेश दिया है, जिसने इस सेक्शन के तहत आदेश दिया है, उसकी अपील जिस न्यायालय में होती है उस न्यायालय में जो है अपील दायर की जा सकती है। उसी प्रकार से सेक्शन 456 के अंतर्गत भी यही प्रावधान किए गए हैं कि इसकी अपील जो है सेक्शन 454 के अंतर्गत की जा सकती है। अब इसके साथ यहां पर एक और प्रावधान है, उपधारा 4 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए न्यायालय ने सेक्शन 456 के अंतर्गत आदेश दे दिया, लेकिन अगर सिविल न्यायालय में, लेकिन अगर सिविल कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति कोई वाद दायर कर सिविल कोर्ट का कोई निर्णय लेके आ जाता है या सिविल कोर्ट ने कुछ और डिसाइड कर दिया है, तो ये सेक्शन जो है सिविल कोर्ट के आदेश के ऊपर प्रभावी नहीं होगी, सिविल न्यायालय का निर्णय ही यहां पर प्रभावी होगा। तो यहां पर ये दोनों सेक्शन जो है कुछ विशेष अपराधों से संबंधित जो संपत्तियां हैं उसके संबंध में, उसके वैनन के संबंध में प्रावधान करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 3 जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है। मित्रों, पार्ट 3 के अंतर्गत पुलिस द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब इस ग्रुप में हमने जो है 2 सेक्शंस को रखा है, सेक्शन 457 और सेक्शन 458। ये सेक्शन क्या प्रावधान करती है, बात को समझिएगा कि संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। अब यहां पर क्या हुआ है कि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी संपत्ति को जब्त किया और जब्त कर उसके दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए। वहां पर न्यायालय के पास संपत्ति पेश नहीं की गई है, दस्तावेज पेश किए गए हैं कि ऐसी संपत्ति जो है इस मामले में जब्त की गई है। तो जब न्यायालय जो है इस मामले में दोष सिद्धि करता है या निराकरण करता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है इस संपत्ति के संबंध में जो कि अभिग्रहित की गई थी पुलिस अधिकारी द्वारा, उसके संबंध में भी जो है आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। तो क्या है, हम सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 457, संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के वैनन के या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का परिधान किए जाने के बारे में, या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जाता है तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने वाले के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मतलब कि न्यायालय जो है इस संपत्ति को, जो कि पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित की गई है और इसके दस्तावेज, अभिग्रहण के दस्तावेज न्यायालय पेश किए गए हैं लेकिन संपत्ति पेश नहीं की गई है, तो इसके संबंध में भी न्यायालय जो है आदेश दे सकता है कि संपत्ति का वैनन कैसे किया जाए।
अब उपधारा 2 ये प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक है, अगर वो ज्ञात है तो न्यायालय जो है उस संपत्ति को शर्तों के साथ, जो भी शर्तें हैं उसके साथ संपत्ति उसके सुपुर्द की जाएगी। लेकिन अगर अज्ञात है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय जो है एक उद्घोषणा जारी करेगा और उस उद्घोषणा से 6 माह के भीतर जो भी उस संपत्ति पर अपने दावे जो है साबित करना चाहते हैं या दावे लगाना चाहते हैं, वो 6 माह के भीतर दावे लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है सेक्शन 458 प्रभाव में आ जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति ने दावे लगाए हैं तो न्यायालय जो है दावे जो है उनका निराकरण करेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसका जो कह सकते हैं कि जिसके संबंध में कोई किसी व्यक्ति ने कोई दावा ही नहीं किया है, कोई व्यक्ति उसका स्वामी होने के नाते न्यायालय के समक्ष आया ही नहीं है, तो सेक्शन 458 ये प्रावधान करती है कि ऐसी संपत्ति को जो है राज्य सरकार के व्ययनाधीन किया जाएगा। मतलब मजिस्ट्रेट जो है ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार के व्ययनाधीन का आदेश दे सकता है सेक्शन 458 के अंतर्गत। अब यहां पर हमने ये तीनों पार्ट देखे। अब इसके बाद एक सेक्शन और बचती है, सेक्शन 459। अब बात को समझिएगा कि इस सेक्शन में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी संपत्तियां जो कि विनश्वर प्रकृति की है, जो कि पेरिसेबल संपत्तियां हैं या पेरिसेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि खराब हो सकती हैं, जो कि नष्ट जल्दी हो सकती हैं, ऐसी संपत्तियों का मूल्य अगर 500 रुपए से कम है, यहां पर आईएमपी बात है, इस सेक्शन के अंतर्गत जो है वह संपत्ति 500 रुपए से कम मूल्य की होनी चाहिए। अगर संपत्ति 500 रुपए से कम मूल्य की है तो न्यायालय जो है ऐसी संपत्ति के विक्रय का आदेश भी दे सकता है और विक्रय कराकर उसके जो आगम है, उसके जो भी न्यायालय को या जो प्राप्त हुआ है उसके संबंध में सेक्शन 457 और 458 के जो प्रावधान है उसके अनुसार उनका निराकरण किया जाएगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 459 जो है विनश्वर संपत्तियों को बेचने के संबंध में या बेचने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करती है, जो कि 500 रुपए से कम मूल्य की संपत्ति है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीआरपीसी के चैप्टर 34 को देखा, जो कि संपत्ति के व्ययन से संबंधित प्रावधान है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर से जो है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है जिस प्रकार से हमने 3 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर आपको जो है बतलाया, इसको आप इस तरह से अध्ययन कीजिए तो आपको जो है ये चैप्टर पूरा की पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम में आप जो है यथासंभव सही उत्तर लगा के आएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीआरपीसी का चैप्टर 35 जो कि प्रावधान करता है अनियमित कार्रवाइयों के संबंध में, उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।